हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी सारे? आर यू एक्साइटेड? या एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम आप सभी का। एंड गुजारिश रहेगी सभी से, मेरी फैमिली से, कि प्लीज अपना कैमरा ओपन करें। मैं आप सबके चेहरे देखना चाहता हूं कि कितने ग्लोइंग फेस हैं। बहुत सारे चार्मिंग फेस दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, और मैं सभी को देखना चाहूंगा। आर यू रेडी फॉर द ट्रेनिंग? यू कैन टेल मी विद योर एक्सप्रेशंस। आप मुझे अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। जैसे कि हो गया, आपने थम्स अप का साइन किया, मुंडी हिला दिया करो, कोई बात नहीं, मैं समझ जाया करूंगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के अंदर यही चीज सबसे बेहतरीन होनी चाहिए कि ऑल टाइम स्माइलिंग फेस। लव यू गाइस, लव यू। एंड बहुत मिस करता हूँ आप सभी को। और जितने भी न्यू ईयर्स हैं सभी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। बाकी पुराने तो मेरे बारे में जानते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे हम ये आज की। मेरा नाम जसप्रीत शर्मा है, रामपुरा डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से मैं बिलोंग करता हूं। और स्टडी की बात करूं, आई थिंक मैं पंजाबी में चल रहा हूँ कि हिंदी में, बिकॉज अभी बात करें पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी हिंदी कई बार मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी में चलेगी ट्रेनिंग और हिंदी में ही हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जसप्रीत शर्मा मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा से मैं बिलोंग करता हूं। स्टडी की बात करूं, ग्रेजुएशन की मैंने कॉमर्स स्ट्रीम यानी कि बीकॉम बोल देते हैं।
देन उसके बाद जैसे हर घर की स्टोरी होती है, जैसे आपके साथ भी कईयों के साथ होता है कि 18, 19, 20 साल जब आप क्रॉस करते हैं तो फैमिली बोलना स्टार्ट कर देती है कि अब कमाओ, अब कुछ करो। सो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और फर्स्ट जॉब की अगर बात करूं तो 5,000 से मेरी स्टार्टिंग हुई, और मार्केट में इतना ही मिलता है भाई। ग्रेजुएशन करने के बाद इतने से स्टार्टिंग हुई। थोड़ा टाइम मेहनत करने के बाद वहां पे मैं खुश नहीं था उस जॉब से, तो ट्राई करता रहा, तो तकरीबन थोड़े टाइम के बाद बैंक के अंदर नौकरी लगी, तकरीबन 15,000 सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन सपने बड़े थे कि लाइफ में कुछ करना है। आपके भी हैं? मेरे सपने बहुत बड़े थे कि लाइफ में कुछ करना है, कोई स्टेज चाहिए परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि टैलेंट मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उस टाइम पे और कोई राह नहीं दिख रहा था, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो चलो मैंने आईलेट्स कर लिया कि चलो फॉरेन चलते हैं, तो फॉरेन जाने का प्लान किया था उस टाइम पे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जहां चाहे वहां पर ही ले जाता है, जहां पे उसका दाना पानी लिखा है भगवान ने, वहीं पर इंसान खाता है। तो वही मेरे साथ हुआ फाइनली। मेरे भगवान, मेरे गॉड एंड माय स्पॉन्सर एंड माय अपलाइन, चंडीगढ़ के अंदर मेरी उनसे मुलाकात होती है जब मैं अपने काम के लिए यहाँ पर आता हूँ। और उस टाइम पे मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया जाता है, और जैसे कि हर पर्सन के कुछ सवालात होते हैं, मेरे भी कुछ सवालात थे, लेकिन उन सारे सवालात के मुझे एक नहीं 10-10 जवाब मिले। तो आई फुली सेटिस्फाइड विद एवरी आंसर। सो मैं पूरी तरह से संतुष्ट था उन आंसर से, और फाइनली मैंने एज अ कैरियर के रूप में इस प्रोफेशन को चूज किया, यानी कि फॉर एवर लिविंग, जिसे आज हम चैंपियन क्लब का नाम देते हैं, यानी कि इसको चूज किया उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, शायद मे भी कईयों ने सुनी हो, और उसमें काफी कुछ छुपा है। जितने बार भी आप सुनते हैं तो एक अंदर से कहते हैं ना, आग निकल करके आती है, एक नया उबाल निकल करके आता है कि यहाँ यार कुछ करना है, कुछ करना है। और एक इंसान जो अपनी लिमिटेशन बनाए बैठा है, उसे पता चलता है कि उसकी लिमिटेशन नहीं है, भगवान ने उसे यूनिक बनाया है। ठीक है जी, तो एक बार की बात है, कहते नेपोलियन थे, एक राजा, जो अपनी सेना के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवल करते करते उस टाइम पे क्या होता है कि जिस शहर से वो गुजर रहे होते हैं, उस शहर में कहते हैं बहुत ज्यादा खौफ था एक चीज का। खौफ किस चीज का? कि जिस डायरेक्शन में नेपोलियन हिल जा रहे थे उस टाइम पे, उसके रास्ते में पड़ता था कि आल्पस पहाड़। इस पहाड़ के बारे में इतनी ज्यादा दहशत थी उस टाइम पे कि जो भी वहां पे जाता है, जो भी वहां से गुजरता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो कभी जिंदा नहीं लौटा उस टाइम पे। लेकिन द नेपोलियन हिल क्या कहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस का लाजवाब जहां पे मुजाहरा पेश करते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं गया तो मैं वहां से जिंदा लौट करके आऊंगा। लेकिन जब सेना को मुझे पता चलता है तो खौफ ज्यादा हो जाती है, खौफ आ जाता है उनके अंदर कि यार क्या होगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे हैं पीछे बैठे, हम क्या करेंगे। लेकिन वहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रैवलिंग जैसे स्टार्ट होती है तो नेपोलियन हिल को एक बूढ़ी औरत मिलती है रास्ते में, जो बोलती है और उनको गाइड करती है और बताती है, और डराती भी है थोड़ा कि आप बेटा मत जाओ वहां पे, समझाती है एक तरीके से कि बेटा आप वहां पे मत जाओ, आप अगर गए तो आपकी मौत पक्की है, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। और इस बात को सुन करके सारी सेना जो थी वो और भी डर जाती है, सेना के अंदर बहुत तेजी से बात फैलती है। ये बूढ़ी औरत उस चीज की उस हिस्ट्री बता रही है उस आसपास पहाड़ की, जो कि इतना खतरनाक और दहशतगर्द है। ठीक है, लेकिन नेपोलियन हिल उसे हीरों की माला देते हुए कहते हैं कि माता जा और बताना शहर के वासियों को कि एक इंसान था नेपोलियन हिल, जो उस पहाड़ पे गया और जिंदा लौट करके आया। तो सेना अब जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सेना के अंदर जो डर था वो बहुत ज्यादा घर कर चुका था। क्योंकि बार बार जब एक ही चीज वो सुन रहे थे कि मर जाएंगे, मर जाएंगे, वहां पे पहुंचेंगे तो मर जाएंगे, इस चीज के डर से वो लोग वहां से जाने से मना कर देते हैं। तो नेपोलियन हिल उन्हें एक बात बोलते हैं
कि चलो जब वो पहाड़ आएगा, मैंने वो पहाड़ के को देखा है, मैंने एक मर्तबा उस पहाड़ को देखा है, लेकिन वहां पे गया नहीं। जब वो पहाड़ आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने आगे जाना हुआ तो जाना, अगर नहीं जाना हुआ तो वहीं पे छोड़ देना। तो क्या होता है, द नेपोलियन हिल चलना स्टार्ट करते हैं, सेना भी चलना स्टार्ट करते हैं, सामने एक पहाड़ आता है और सेना पूछती है, डर जाती है कि क्या ये आसपास पहाड़ है। तो उस टाइम पे नेपोलियन हिल अपनी जो समझदारी है उसका सबूत देते हैं। वो बोलते हैं कि ये वो पहाड़ नहीं है, ये तो जस्ट छोटा सा एक पहाड़ है। आसपास पहाड़ तो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत भयानक चीजें और बहुत भयानक आवाजें जब वो आता है रास्ते में तभी आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हौसला देते हुए अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ता है और उस पहाड़ को पार कर लेता है। कुछ टाइम चलने के बाद क्या होता है कि सामने समतल जगह आ जाती है, सामने शहर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो सेना बोलती है कि आसपास पहाड़ कहाँ है। तो वहां पे नेपोलियन हिल बोलते क्या है कि वो पहाड़ तो आपने क्रॉस कर लिया, वो पहाड़ तो आपने क्रॉस कर लिया, आपने पार कर लिया। और यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है स्टोरी से, कि बार बार हमें बताया जाता है कि तेरी लिमिटेशन है, तू ये नहीं कर सकता, तू इसके लिए नहीं बना है। तो वो चीजें आपको रोकती हैं, लेकिन जब आप नेपोलियन हिल की तरह खुद ही नहीं, अपनी टीम को, जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपकी टीम होगी अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं कल को आपकी टीम होगी, अगर आप इस तरीके से अपनी टीम को गाइड कर पाए ना, तो आप फॉरएवर के हर हर लेवल को क्रॉस करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया क्या? तो ये चीज है, इस चीज से सीखना पड़ता है। और कहते हैं कामयाबी अगर पानी है तो अपने आप, कहते हैं ना, आपने साईं बाबा की एक बात सुनी होगी, किसी ने सीरियल देखा हो साईं बाबा का, तो वो क्या बोलते हैं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी का मतलब क्या है, एक तो अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेशन रखो और साथ के साथ उस काम के लिए सब्र रखो, अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए सब्र रखो। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि कामयाबी आपके एक्शंस पे डिपेंड करती है और आपके जो कर्म किए हुए हैं पीछे उन पर डिपेंड कर सकती है। हो सकता है आपकी कामयाबी आपसे कुछ मांग रही हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी हो तब वो आपको मिले, शायद आपकी जो इच्छा है वो बहुत बड़ी है, जो आपका ड्रीम है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको पूरा होने के लिए जो टाइम लगना चाहिए वो लगना जरूरी है। तो मेरे भाई एक चीज मैं बोलने जा रहा हूं कि कीप पेशेंस इन योर लाइफ। समझ में आया? कीप पेशेंस इन योर लाइफ। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, श्रद्धा के साथ, सबरी के साथ, जो साईं बाबा का उपदेश है उसके साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहो और हिम्मत के साथ हर दिन एक नई एनर्जी के साथ काम करो, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। और कई बार कहते हैं ना, जब कुम्हार भी घड़ा बनाता है तो हजार बार, कहते हैं, पटक करके देखता है, मार करके देखता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं होता। वो कितने बार उसे, कितनी मर्तबा उसे टेस्ट करता है, फाइनली वो बाजार में पहुंचता है। तो आप तो भाई लाख रुपए कमाना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक टाइम नहीं, पूरी लाइफ के लिए, 1 से 2 लाख, 2 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, तो वो भी थोड़ा सा खड़का कर तो देखेगा भाई। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें वो जरूर आपकी लाइफ में, आपकी जो जर्नी है फॉरएवर लिविंग की उसके अंदर जरूर देगा। तो ये जरूरी भी है आपको उस जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं उसके काबिल बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, कामयाबी के लिए काबिलियत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कामयाबी के लिए क्या होना जरूरी है, काबिलियत का होना जरूरी है। और काबिल बनाने के लिए कुछ चीजें आपकी लाइफ और जर्नी के अंदर आती हैं, उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। उन मुश्किलों के साथ आपको डटना, उनके सामना करना, उनको फेस करना बहुत जरूरी है। और ये एक, कहते हैं ना, मेन पॉइंट है इस बिजनेस का, सबसे मेन पॉइंट।
इस बिजनेस का। मे बी आपका ड्रीम आपसे थोड़ा दूर हो, मे बी आप जो अचीवमेंट चाहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब वो मिलेगी ना तो आप सोचोगे भाई। और जब आप अपनी स्टोरी एक स्टेज पर शेयर करोगे ना तो कईयों की आंखें नम हो जाएंगी। ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। मैंने हमेशा एक चीज फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करने से पहले सोची थी कि जर्नी आपकी ऐसी हो कि अगर कोई बंदा सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, कि बंदा इस मुश्किलात से निकला है और वो बंदा आपकी स्टोरी को सुन करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना सके, आपकी स्टोरी से मोटिवेट हो करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सके। आप सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं और चल रही है, क्या सिंपल चल रही है, स्वीट चल रही है, गाने चल रहे हैं, अच्छी लगेगी? या एक फिल्म एक साइड और चल रही है जिसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, वो अच्छी लगेगी? और आप वही मूवी देखना पसंद करेंगे जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं। तो आज अगर आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं तो ये जरूरी है मेरे भाई, आपकी स्टोरी जो बन रही है वो काबिलियत से भरपूर बन रही है, और उसके अंदर इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि जो भी बंदा उस स्टोरी को पढ़ेगा वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेगा, अपनी लाइफ के बारे में एक मर्तबा जरूर सोचेगा और आपके जैसा बनना चाहेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन भी आपकी स्टोरी को देख करके एक भी पर्सन ने चेंज होने का फैसला ले लिया, आपका जीवन सफल है मेरे भाई, सफल है आपका जीवन। अगर एक भी पर्सन आपकी स्टोरी को सुन करके अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस होता है, कोई गलत हैबिट छोड़ता है, एक अच्छे राह पे चलता है, तो वो बंदा और राह उसकी लाइफ तो अच्छी हुई। आपकी लाइफ का जो मीनिंग है, आप इस धरती और इस पृथ्वी पे आए, जन्म लिया एक इंसान की तरह, वो भी आपका पूरा होता है। और सबसे बेटर बात जो इस बिजनेस की मैं आपको बता दूं कि अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहते हो, बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे भाई एक चीज अपने अंदर आज ही से चेंजेस कर देना, ईगो मत लाना। ठीक है? कहते हैं या तो औकात होगी या कहते हैं अकड़ होगी। ठीक है? या तो अकड़ अपने पास रख लो, ठीक है, फिर औकात नहीं मिलेगी, या औकात अपने पास रख लो, आपको अकड़ छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो ये चीज जरूरी है। अगर आपके ये चीज समझ में आ रही है, आज ही अपने अंदर जो भी ईगो है उसको छोड़ दो यार। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है। मान के चलो आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग आप में बैठे हैं, अगर मैं किसी को बोल दूं तेरी शक्ल सुंदर नहीं है, तू चूहे जैसा दिखता है, तू बंदर दिखता है, तेरे बाल नहीं है, तू टकला है, तू गंजा है, क्या होगा? गुस्सा आता है। आप मेरे को भी गलत बोलना स्टार्ट कर दोगे कि किस बेवड़े को ट्रेनिंग करने बैठाया है, आप ये बोलोगे। लेकिन आपको तब गुस्सा नहीं आता जब आप अपनी फैमिली से 18-20 साल के होते हुए भी पैसों के लिए हाथ फैलाते हो। आपको तब बुरा नहीं लगता जब आप खुद के पैसों से नहीं, अपनी फैमिली के दम पे बाहर जाकर किसी बाइक पे घूम रहे हो और हवा कर रहे हो, उसका नहीं फायदा। अगर आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आ रहा, तो अगर बाद में आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गलत ट्रैक पे हैं मेरे भाई। आपको एक चीज के बारे में जरूर सोचना होगा, इस चीज के बारे में, जब भी आप अपने घर में खाना खाएं तो एक चीज जरूर सोचें कि कम से कम इतना पैसा तो कमाऊं कि अपना खाना खुद खा सकूं। और शर्म आए जब आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांग रहे हो, और गुस्सा आए अपने आप के ऊपर कि मैं यार इतना बड़ा होकर के 2 हाथ दे दिए, दिमाग दे दिया, पांव सही है, आंखें सही है, मुंह से बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी नहीं कमा पा रहा, तो मेरे में कमी है मेरे भाई। आज 22 साल का होने के बावजूद भी अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर पा रहा, तो गलती आपकी है भाई। आपको गुस्सा आना चाहिए उस टाइम पे। समझ में आया? ईगो को छोड़ो। अगर कोई बंदा आपको बोल भी रहा है कि तेरा नाक टेढ़ा है, तेरी टांगे नहीं सही, तेरी चाल ऐसी है, तेरी ढाल ऐसी है, कुछ भी बोल रहा है, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा तब करो जब आप कुछ मांग रहे हो किसी से।
कि आपके पास क्यों नहीं है। सब कुछ होते हुए भगवान ने आपको एक सही इंसान बनाया, सब कुछ दिया आपको, तब भी होते हुए आप पैसा मांग रहे हो, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। समझ में आया? तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज अगर बिजनेस में करनी है तो अपने स्वभाव को चेंज करो आज। अपना जो नेचर है उसको आज ही चेंज करो। अपनी अकड़ है उसको छोड़ो। ठीक है जी, अपनी अकड़ को छोड़ करके औकात को पाने की तरफ आओ। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। स्वभाव कैसा होना चाहिए कि एक इंसान आपसे मिले ना यार, वो जिंदगी भर आपको याद रखे कि यार हाँ कोई इंसान मिला था। देखो, आप सभी लाइफ टाइम एक साथ रहोगे? मुझे एक चीज बताओ, आप कल को अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाओगे, कितने साल, 30 साल 40 साल के बाद आप अपने पेरेंट्स से भी दूर हो जाओगे। आपके भाई बहन, आपके सारे जो है समाज के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो क्या लेकर जाओगे इस दुनिया से? एक चीज ध्यान से मेरे भाई, ये मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं, पर्सनल बातें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि यार दुनिया में आए हो, कितने साल की जिंदगी है? तकरीबन अगर मैं देखूं मेरे हिसाब से तो 60 साल की होगी। आप देखते हो ना, हो सकता है आपकी 80 हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग 60 होगी एक मैक्सिमम एज। और 60 साल की जिंदगी में हम अनगिनत लोगों से मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें जानते नहीं लेकिन जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमें पता है हम उनके साथ सिर्फ 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, या 5 या 10 साल के लिए। तो आप इस चीज के बारे में जरूर सोचिए कि यार काश उस पर्सन से ऐसे क्यों ना मिला जाए कि वो जिंदगी भर मुझे याद रखे। बिकॉज मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, सीरियस होना इस चीज के बारे में, ध्यान से सुनना, कि हर बंदा ना जिंदगी का जब लास्ट टाइम होता है, जब पता क्या, आप हॉस्पिटल में पहुंचो तभी आपको आपकी, पता क्या, चाहे कुछ भी ना होना हो, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, आपको आपकी जो पीछे की लाइफ है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ यार मैंने उसके साथ ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाओ, आपके ऑक्सीजन चढ़ा दिया, आप बैठे हो तो आपको पुरानी लाइफ याद आती है अपनी। और उस टाइम पे जो चीजें करने की सोचते हो ना, वो आज ही क्यों नहीं कर लेते? एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो, आंखें बंद करके सोचो कि मैं मरने वाला हूं और मैंने जो लाइफ में किया, क्या वो सही किया? मैंने जो जिंदगी में किया, क्या वो सही किया? मैं किसी के साथ झगड़ा किया, क्या वो बनता था? अगर नहीं करता तब भी चल जाता। भाई प्यार बांटो दुनिया से, आपको प्यार मिलेगा। मैं एक चीज बताता हूँ, आपने भी सुनी होगी बहुत मर्तबा कि ये प्रकृति आपको कुछ देती है तो वो देती है जो आप इसे देते हैं, और कुछ नहीं। मान के चलो, एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप बीज बोते हो गेहूं का तो गेहूं उगता है, ये प्रकृति का नियम है, ध्यान से समझना। कि आप गेहूं बीजते हो तो गेहूं उगता है, आप धान की खेती करते हो तो धान उगता है। यानी कि पंजाबी में झोना बोल देंगे अपने। ठीक है, भाई धान बीजते हो तो धान उगता है। तो ये प्रकृति का क्या नियम है कि आप जो बोते हो उसको डबल पाते हो। आप जो, क्या बोला, बोते हो उसको डबल पाते हो। तो यहाँ पे अगर किसी के साथ नफरत कर रहे हो, किसी को जेलसी फील कर रहे हो किसी की तरक्की से कि आप पीछे रह गए, तो मेरे भाई आप भूल जाओगे कभी जिंदगी में कामयाब होगे। हाँ, अगर लक बाई चांस पैसा आ भी गया तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। 24 घंटे ये टेंशन रहेगी कि साला कहीं चोर आकर के गोली से उड़ाना देंगे, अगर 20 लाख रुपया घर पे पड़ा हुआ। आप सारी सारी रात सो नहीं पाओगे, पिल्स लेना स्टार्ट कर दोगे, जिंदगी झंड हो जाएगी, मर जाओगे आप, कोई फायदा नहीं उन पैसों का। तो एक मर्तबा मेरी बातों पे ये गौर जरूर करना। और बार बार एक चीज और बता दूं मैं कि जब भी आप इस काम को करें तो पूरी शिद्दत के साथ करें और बार बार लगातार करें। मेरा एक लाइफ का फंडा है, मैं जिस भी चीज में पढ़ा हूं मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा हूं। ये नहीं कि आधा इधर रह गया और आधा इधर रह गया, ना दीवार के उस पार ना दीवार के इस पार। ठीक है, पंजाबी च एक गाना हुंदा, कहते जेड़े रखदे ने पैर दोना बेड़ियां च लंघदे ना पार वैर ने। ठीक है, भी जो इंसान दो बेड़ियों में पैर रखता है वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता।
यहाँ पे अगर कामयाब होना है तो बार बार रेपुटेशन करनी पड़ेगी, बार बार जो काम करना है वो करते रहना होगा, लगातार करते रहना होगा। और क्या करना होगा, एक चीज लाइफ में फंडा बना लो और मेरे साथ बोलना कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कीप योर हैंड लाइक दिस, अपना हाथ इस तरीके से करें एंड बोलो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ठीक है, ये नहीं कि टिकटॉक वाला ये वो शो चल रहा है। समझ में आया? ये आपकी रियलिटी की बात है, आपकी मेंटालिटी की बात है। अगर बढ़िया तरीके से गौर करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर गौर नहीं कर रहे हो तो नहीं समझ में आएंगी। अगर खाली ढक्कन बंद करके बैठे हो मेरे भाई तो खोल ले, कोई ना कोई एक आधी बात बढ़ जाएगी दिमाग में तो कुछ अच्छा हो जाएगा। यहीं से मैं एक स्टोरी आपको शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं एक चोर होता था किसी राज्य में, बहुत बड़ा चोर, बहुत नामी चोर था, बहुत नाम था, हजारों चोरियां कर चुका था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। क्या नहीं गया? पकड़ा नहीं गया कभी। और होता क्या है, एक राज्य में सत्संग होती है, एक गांव के अंदर, उस राज्य के अंदर, गांव के अंदर सत्संग होती है। तो वो क्या देखता है चोर कि अभी लोग घरों में नहीं है, क्या करूं, जाकर के चोरी करूं। तो वो जाकर के कुछ घरों के अंदर चोरी करता है। तो क्या होता है कि सैनिक उसे देख लेते हैं, और जब सैनिक देख लेते हैं तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। तो क्या करता है वो, चोरी का सामान कहीं और फेंक देता है, यानी कि छुपा देता है, और जाकर के सत्संग में घुस जाता है कि भीड़ है। अभी सत्संग में जब घुसता है तो उसको एक बात अपने फादर साहब की याद आती है कि उसके फादर साहब ने एक चीज बोली थी कि कभी सत्संग में जाओ तो किसी की बात मत सुनना, कानों में उंगली डाल लेना, मतलब कि तेल डाल लेना, बात नहीं सुननी चाहिए। तो वो क्या करता है, सत्संग में जाता है, बैठ जाता है, सत्संग चलनी स्टार्ट होती है। अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि क्या होता है कि ना, जिस चीज से रोका जा रहा हो वो चीज करने का मन डेफिनेटली करता है कि करके देखें तो सही कि है क्या। तो उस टाइम पे उसके मन में भी क्यूरियोसिटी आती है। तो वो क्या करता है, 1 मिनट के लिए, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट नहीं कुछ सेकंड्स के लिए, अपनी कानों में से उंगली निकालता है। और वहीं पे संतों का एक वचन आता है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। क्या नहीं होती? देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। और फिर से उंगलियां कानों में डाल देता है। और क्या होता है, सत्संग खत्म हो जाता है। तो सत्संग जब खत्म होता है तो जो बाहर सैनिक खड़े थे वो क्या करते हैं, पहचान रखते हैं कि चोर ने जूते कैसे पहने थे, कपड़े कैसे पहने थे, और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जब राज्य में पेश किया जाता है राजा के सामने, तब उस टाइम पे क्या होता है कि राजा, जब उस टाइम पे एक चीज हुआ करती थी कि जिस पर्सन के पास माल मिल गया, यानी कि चोरी का सामान अगर बरामद हुआ तो चोर घोषित होगा, अगर चोरी का सामान नहीं मिला तो उसे चोर घोषित नहीं किया जाएगा। तो तब क्या हुआ, बड़ी विडंबना हो गई, बड़े गंभीर समस्या हो गई कि उस टाइम पे उनके पास सामान नहीं मिला सैनिकों को। लेकिन सैनिकों को पक्का पता था कि चोर यही है, उन्होंने शक्ल भी देखी थी, कपड़े भी देखे थे, जूते भी देखे थे। तो क्या करते हैं, वो राजा को बोलता है कि ये ऐसे करके यही चोर है, इसने सामान कहीं छुपा दिया। तो वो क्या करता है, राजा आदेश देता है कि जाकर के इसे एक दरगाह में डाल दो। हेलो हेलो, क्या बोलता है कि वो इसे जाकर के जेल में डाल दो। जेल में डालने के बाद क्या होता है, बार बार पनिशमेंट दी जाती है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन चोर पक्का था, अपने काम के लिए प्रॉपर डेडिकेशन रखता था कि पकड़ा गया तो मानना नहीं है। चोरी क्या, जो पकड़े जाने पे मान गया वो चोर नहीं होता, वो मजबूर होता है। जो किसी मजबूरी में थोड़ा बहुत हाथ पल्ला मार लेता है, जब 2 डांगे पड़ती है ना पिछवाड़े पे, तब बोल देता है कि हाँ 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 हाँ, और 2-4 के नाम एक्स्ट्रा ही ले देता है कि वो भी था, वो भी था, वो भी था। ठीक है, कह रहा ये भी था, वो भी था। जैसे दीप औजला था, नरेंद्र था, वीरा था, पप्पू था, रोहित था, वैसे ही नाम मग देता है जो मजबूरी में होता है। लेकिन क्या हुआ, वो पक्का चोर था उस टाइम का। तो जो भी उसके साथ हुआ उसने कोई बात नहीं मानी। लेकिन फाइनली पता चलता है कि चोर जो होते हैं देवी देवताओं को बहुत मानते थे। कि फाइनली उस टाइम की वो सबसे बेहतरीन जासूस को बुलाते हैं। जो जासूस होती है वो बोलती है, एक लड़की होती है कि मैं तो इसे मिनट में पकड़ लूंगी, मैं इसके मुंह से बुलवा दूंगी कि ये चोर है। तो वो क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं प्रॉपर कि
चोर देवी देवताओं को मानता है, तो मैं एक देवी का रूप धारण करूंगी और जैसे ही एंटर करूंगी तो लाइट आएगी पीछे से, आप रोशनी कर देना पीछे से मेरे। और जब भी मैं गेट के पास आऊं तो जो है दरवाजे पे खड़े हैं सैनिक, वो गिर जाए। तो क्या होता है, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और क्या होता है, जब वो आकर देवी बनकर के आगे आना स्टार्ट करती है, जेल के अंदर आती है, तो क्या होता है, पीछे से लाइट आती है, चोर देखता है ये क्या हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जब आगे बढ़ता है तो सैनिक गिर जाते हैं, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और देवी अंदर एंटर करती है। और वहां पे उसके चेहरे पे भी लाइट पड़ रही है। तो वहां पे चोर जो होता है उसके मन में, कहते हैं ना, एक दया भावना, एक भक्ति भावना जाग पड़ती है कि माता तू मेरे सामने आई है। वो हाथ जोड़ लेता है उसके सामने कि माता मेरे सामने आई है, हाथ जोड़ लेता है और पाँव में पड़ जाता है। माता उससे पूछती है कि मैं तुझे यहां से निकाल लूंगी, हेलो, कि माता उसे पूछती है कि मैं तुझे यहां से निकाल लूंगी, पर तुझे अपने जो गुनाह है वो कबूल करना पड़ेगा, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगी, यहां से बरी करवा दूंगी। तो क्या होता है, फाइनली चोर बताने ही वाला होता है कि ये चीज होने वाली है, चोर बताने वाला होता है कि मैंने चोरी की है, अश्रुधारा बह रही होती है आंखों से। तभी फाइनली क्या होता है, पीछे से वो देखता है कि उसकी परछाई पड़ रही होती है। जब रोशनी पड़ रही होती है तो एक साइड पे देवी की परछाई पड़ रही होती है जो जासूस होती है। तब उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है, वो संतों की बात, कि देवी देवताओं की क्या नहीं होती, क्या नहीं होती, परछाई नहीं होती देवी देवताओं की। तो वो क्या, ठहरा पक्का चोर, उसने और भी रोना धोना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर तरीके से कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर दिया अपने, कि माता जी मैंने तो नहीं किया, ये तो साले मेरे को ऐसे ही उठा करके ले आए। तब फिर क्या होता है, फाइनली जासूस जो होती है वापिस आती है और राजा को बोलती है, राजा आपके सैनिकों को गलत फहमी होगी, ये तो बहुत भला इंसान है, ये तो इतना रोया मेरे सामने, इतना पीटा मेरे सामने, किसने तो कुछ नहीं किया। तो क्या होता है कि उसको बरी कर देते हैं और वो जाकर के संतों की संगत में बैठ जाता है और उसका सारा लाइफ सेट हो जाता है। तो कहने का मीनिंग मेरा क्या था, कि लाइफ के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं एक आधी, जो शायद आपके कानों में बढ़ जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। समझ में आया क्या? तो इन चीजों को ध्यान में रखो। और आज के टाइम में कहते हैं ना, जैसे जैसे टाइम चलता है वैसे वैसे चलना चाहिए। जैसे जैसे टाइम चलता है क्या, वैसे वैसे चलना चाहिए। तो आज डिजिटल जमाना है मेरे भाई, अगर डिजिटल तरीके से काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल माइंड सेट बनाना पड़ेगा। जो लोग आज के टाइम पे 10 लाख 11 लाख कमा रहे हैं, थोड़ा सा उनको कॉपी करो, लेकिन अपना टच बीच में बना के रखो, वरना आप खत्म हो जाओगे। ये नहीं कि उनको जस्ट कॉपी और पेस्ट कर दिया, हाँ सीखो औरों से, लेकिन करो अपना। क्या, सीखो औरों से बट करो अपना। इस चीज को फंडा बनाओ अपनी लाइफ का। वहां से सीख करके प्रॉपर वैसे नहीं इंप्लीमेंट कर देना, आपने सीख लिया अपने तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट करो, लाइफ में वहां तक जाओगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ में आएगा? ठीक है, अभी करना क्या है, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत ही आलसी है, बहुत ही आलसी। क्या, बहुत सारे लोगों की मैं देखता हूँ ना, जो टीममेट्स भी हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे है या इंस्टाग्राम पे है, तो वो तो कई कई दिन ऐसे निकल जाते हैं कि स्टेटस ही नहीं डालते। अरे डिजिटल जमाना है मेरे भाई, तू पीछे रह जाएगा। आज के टाइम में जैसे काम हो रहा है, तुझे अपडेट रहना पड़ेगा, वो काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन स्टेटस लगा दिया, बाद में हफ्ते की छुट्टी, उसके बाद करना ही नहीं। मेरे भाई ऐसे नहीं होता काम। डिजिटली अगर अपडेट होना है तो होना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर जो काम करना चाहिए वो करना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि ठंडे बस्ते में पड़ गए। डेली बेसिस पे जो भी चीजें स्टेटस डालते हो, डेली बेसिस पे करो। आप किसी से इंस्टाग्राम पे बात करते हो, डेली बेसिस पे करो। चाहे 10 लोगों से कर रहे हो तो 10 लोगों से करो। प्रमोशन लगा रहे हो, डेली बेसिस पे लगाओ। कॉलिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे करो। प्रेजेंटेशन करवा रहे हो, प्रेजेंटेशन शेड्यूल के हिसाब से करवा दो। आपके 50 बंदे 100 बंदे उस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हो, तब क्यों ना डन होंगे। समझ में आया? वो डन होंगे अगर 100 बंदा बैठा है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बात किया, तो उसमें से 10 तो डन होंगे। 10 डन हुए, 5 तो यस करेंगे। पे आउट कितने का हो गया, आप कैलकुलेट करो, कितने का हो गया? 30,000 का।
30,000 का, समझ में आया? 30,000 का। और अगले महीने क्या होगा, वो भी 5 काम करने वाले होंगे, 5 का आपका ये और करवाओगे, 30,000 वो हो गया, कम से कम 30,000 वो आपको देंगे। दूसरे महीने कितना हो गया, 60,000। टीम और बढ़ गई, तीसरे महीने फिर आपसे काम किया, 30,000 आपने कमाया, 60,000 उन्होंने दे दिया, कितना हो गया, 90,000। ऐसे काम करो मेरे भाई, अगर ऐसे करोगे तो प्रॉपर आपका काम होगा, समझ में आया? और एक चीज और बोल दो, रिक्रूटमेंट जैसे कर रहे हो वैसे करो, और प्रेजेंटेशन जैसे करवा रहे हो वैसे करो। और एक चीज और ध्यान से दिमाग में डाल लेना, कई बार हम क्या करते हैं कि एक पर्सन की एक बार ही बात की, फाइनली फेंक देते हैं उसे, जस्ट यूजलेस समझ लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम ऑफलाइन काम करते थे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि कई बार पर्सन 1.5 महीना 2 महीना लगा देता था यस करने के लिए, तो आपने ऐसे नहीं किसी पर्सन को वेस्ट करना। हो सकता है आपका वो डायमंड हो, कल को आपको वो 2 लाख 4 लाख की रॉयल्टी दे, तो आपने क्या करना है, कोई बंदा अगर नहीं भी मान रहा तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो, प्राइवेसी में लगा करके उसको स्टेटस दिखाओ कि वो बंदा आपसे दोबारा से बात करना चाहे, तो ऐसे करके उससे इंटरेक्शन करो और फॉलो अप और क्लोजिंग जो करनी है वो बढ़िया तरीके से किया करो। और कुछ लाइनें मैं आपको बोलना चाहूंगा एट दैट, बहुत लंबी ट्रेनिंग चली गई है कि मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी पर उनको अपनाना है, मुश्किलें आएंगी पर उनको अपनाना है, हर मोड़ पर कई दर्द मिलेंगे पर हर दर्द को सह जाना है, ऐसे नहीं लौट कर जाना, खुद से वादा कर कुछ करके दिखाना है, खुद से वादा कर कुछ करके दिखाना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं आप क्या कर रहे हो, खुद के साथ ये कहते हैं ना, हॉनेस्ट बन गए, ईमानदार बन गए, तो साला किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे, आपके एफर्ट्स जो अभी आप कर रहे हो, आपके पे आउट्स बोलेंगे। और जो लोग आपको बात भी नहीं करते ना आपसे, वो लोग पता क्या बोलेंगे, सर जी हमें सिखा दो, सर जी हमें सिखा दो। Love you guys. Thank you very much and take care. Okay, जी.